वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है साथियों। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं प्यारे साथियों। ये आपकी जीएस का पोर्शन रहेगा, जैसा कि आप बार बार डिमांड कर रहे थे कि सर जीएस का कोई बैच लेकर के आइए। तो आप लोगों के लिए हमने एक जीएस का बैच लेकर के आए हैं प्यारे साथियों, आपके कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पे बिल्कुल फ्री बैच है प्यारे साथियों ये। और इस बैच में दोस्तों हम जो पढ़ेंगे वो जीके पढ़ेंगे, जीके और जीएस। ठीक है, जीके और जीएस कंप्लीट हमारा रहेगा ये, जीके और जीएस का। ये फर्स्ट टाइम फ्री बैच है। तो प्यारे साथियों, आपके लिए कुछ लिमिटेड समय है, आप एप्लीकेशन पे जाके इसको देख सकते हैं। लेकिन आप फिलहाल में इसको बाय कर लेते हैं, बाय मतलब आप कुछ ही समय में इंस्टॉल करके एप्लीकेशन को बाय करते हैं तो ये बिल्कुल फ्री है, अन्यथा इसकी जो फीस है वो बाद में बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, अभी बिल्कुल फ्री है। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं भारत का परिचय। तो क्योंकि हम जियोग्राफी की बात करेंगे, पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी मतलब भूगोल। भूगोल में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, ये सारी बातें हमें समझनी है प्यारे साथियों। कौन कौन सी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, भूगोल। अब सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा प्यारे साथियों भूगोल। ठीक है, भूगोल। अब भूगोल को हम इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं, जियोग्राफी। अब इस जियोग्राफी में दोस्तों यूं तो हम पढ़ें तो डिटेल में बहुत ज्यादा चीजें हो जाती हैं, लेकिन ये पूरा जो कंप्लीट आपका है सिलेबस, वो मैं एग्जाम बता देता हूँ कौन कौन से एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहेगा। अब आप फिर बीच में कहेंगे सर आप डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं, आप बीच में कहेंगे सर आप ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं। ये जो भी आपके दिमाग में क्वायरीज हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको पहली ही क्लास में बता देता हूँ भैया कौन कौन से एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहेगा और किस तरीके से आपको पढ़ना है और कैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो साथियों, अगर मैं बात करूं जियोग्राफी स्पेशल बैच की, जियोग्राफी स्पेशल बैच की मैं बात करूं, तो वैसे तो मैं अगर जियोग्राफी की बात करूं तो लगभग 100 से अधिक क्लासेस केवल एक इसी सब्जेक्ट की मैं देता हूं। 100 से अधिक क्लासेस ऑफलाइन में पढ़ाता हूं, ऑनलाइन भी मैंने जियोग्राफी का हिस्ट्री का बैच चलाया था। 100 से प्लस क्लासेस देता हूं। लेकिन ये 100 से प्लस जो क्लासेस हैं ये आपकी कांस्टेबल के लिए तो है ही, क्योंकि कांस्टेबल के लिए तो आप कितना भी डीपली पढ़ लो वो कांस्टेबल के लिए रहेगा, लेकिन आप कम से कम पढ़ोगे तो वो ज्यादा हो सकता है कि आपका बड़े एग्जाम के लिए ना हो। तो यहाँ पर हम ज्योग्राफी की केवल लगभग मान के चलिए 40 से 45 क्लास करवाएंगे बस। हो सकता है कि आपकी ज्यादा से ज्यादा खींच के चले तो 50-55 क्लास हो जाए बस, इससे ज्यादा नहीं होंगी। 50 पे ही हम खत्म कर देंगे, 50 क्लास पे, और इससे कम पे ही खत्म कर देंगे। और ऐसे हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री भी आपका लगभग 45 क्लास में कंप्लीट कर देंगे। तो इन क्लासेस में हम वो चीजें रखेंगे जो हमारी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं कि आपको बहकाने के लिए या आपको नई नई चीजें देने के लिए मैं एग्जाम से हट करके कुछ चीजें आपको पढ़ाऊं, नहीं। अभी मेरे पास भी समय की बहुत ज्यादा दिक्कत है और आप लोगों के पास भी समय की बहुत दिक्कत है। यकीन मानिए कि आप इस बैच को कर लेते हैं तो आप कोई भी कांस्टेबल का एग्जाम दीजिए, यूपी पुलिस का हो, दिल्ली पुलिस का हो, राजस्थान पुलिस का हो, इवन एसएससी सीजीएल तक का कोई भी एग्जाम है आपका, यहां से बाहर कोई एग्जाम कोई भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, बाकी जो आएगा उसके लिए अलग से हम नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। बहुत बहुत सिफिशिएंट बैच रहेगा साथियों, बहुत सिफिशिएंट। आपको आज की क्लास के बाद ही पता लग जाएगा कि सर ने कितना पढ़ाया है, किस तरीके से पढ़ाया है। तो सबसे पहले दोस्तों भूगोल क्या है, भूगोल में हम करते क्या है। तो भूगोल में दोस्तों जो हम ये कह सकते हैं पृथ्वी का जो वर्णन होता है उसी को भूगोल कहते हैं। प्रत्येक पॉइंट को मैं लिख करके चलूंगा यहाँ पे। ठीक है, पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है, भूगोल कहलाता है। यानी जब कभी भी हम पृथ्वी के बारे में पढ़ें, पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ें, पृथ्वी के बारे में पूरी है उसकी जलवायु के बारे में पढ़ें, कहाँ कैसी कृषि खेती होती है उसके बारे में पढ़ें, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ें कि भाई कौन सा देश कहाँ से लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें हमारी जो है जीके के पोर्शन में भूगोल चैप्टर के अंतर्गत आती हैं, भूगोल सब्जेक्ट के अंतर्गत आती है। अब प्रश्न सबसे पहला यही उठता है कि बताइए जो भूगोल है इसके जनक किसे कहा जाता है। तो एरेटास्थनीज जो है इनके जनक हैं। जनक की बात करें, एरेटोस्थनीज, और हेरोडोटस जो जनक है वो किसके हैं, हिस्ट्री के। ठीक है,
ज्योग्राफी के जनक कौन है? एराटोस्थनीज। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है और दोनों ही एग्जाम में आ जाते हैं। आपसे भूगोल का पूछेगा तो भूगोल का आपको ध्यान रखना है एराटोस्थनीज, और अगर आपसे इतिहास का पूछे तो हेरोडोटस। ठीक है। अब जो ज्योग्राफी है इसके भी हमने दो पार्ट कर दिए हैं। ज्योग्राफी को हमने दो पार्ट में, भूगोल को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। जो टीचर जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं वो अपनी अपनी जगह पर सब ठीक है, लेकिन मैं जो जो दिन रात मेहनत करके मैंने आपके लिए उन नोट्स में से, जो मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, उन नोट्सों में से जो काम की चीजें हैं, जो आपके वनडे कंपटीशन के एग्जाम में पूछी जाती हैं, केवल वही फैक्ट लेकर के आया हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ज्योग्राफी है, ये लगभग मान के चलिए 100% ज्योग्राफी है। 100% में से अगर मैं बात करूं 65 यानी 65%, तो प्यारे साथियों 65% हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर प्यारे साथियों हम केवल 35% हमारा जो रहेगा हिस्सा, वो किसका रहेगा? वर्ल्ड ज्योग्राफी का। वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ते रहिए, आराम से समझते रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। अगर आपके हाथों में दिक्कत हो रही है और आपके हाथों में मेहंदी लगी हुई है, नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स हम आपको हैंडराइटिंग नोट्स, ये पूरा जो यहाँ पे लिख रहे हैं वो सेम टू सेम आपको मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री, इसका भी कोई चार्ज नहीं रहेगा। अच्छा लगे तो पढ़िएगा, कोई आपसे पैसा वसूल नहीं कर रहे हैं, आपसे बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं, केवल आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है। चलो, सबसे पहले बात करेंगे हम भारत का परिचय। नंबर 1 हमारा जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का परिचय। तो भारत के परिचय में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं बताइए? आप इतना तो जानते हैं कि भारत के परिचय की बात करेगा तो इसकी स्थिति देख सकते हैं कि स्थिति क्या है। तो सबसे पहले तो भारत की स्थिति के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, वर्ल्ड ज्योग्राफी को इसके बाद, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद इसको हम स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी को। तो यहाँ पर सबसे पहले स्थिति हमें याद रखनी है, फिर पड़ोसी देशों के बारे में हमें पढ़ना है। पहला ही चैप्टर है ये, पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद हमें विवाद पढ़ने हैं कि भाई इनसे विवाद क्या है, क्योंकि कुछ ना कुछ देश विदेशों से हमारे विवाद रहते हैं, इनकी चर्चा हमने करनी है। ठीक है। इन तीनों पॉइंट को हम बखूबी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम भारत का परिचय स्टार्ट करते हैं, इतना आप समझ चुके हैं किस तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि भाई जो लोकेशन है भारत की, वो पृथ्वी का जो प्रारूप है वो क्या है, कैसा है। तो जो लोकेशन है, यहां बात करते हैं हम लोकेशन। लोकेशन को जो हम देखते हैं वो ग्लोब के माध्यम से चेक करते हैं। किसके माध्यम से चेक करते हैं? ग्लोब के माध्यम से। यानी हम कह सकते हैं इस ग्लोब में हमें पृथ्वी का प्रारूप मिलता है, पृथ्वी का प्रारूप देखने को मिलता है। ओके। तो पृथ्वी का प्रारूप देखने को मिलता है, तो आपने एक पृथ्वी का डिजाइन देखा होगा, आपने कभी ग्लोब देखे हो जब आप स्कूल में पढ़ते थे, तो एक जो हमारे प्रिंसिपल साहब हुआ करते थे, उनके सामने एक ग्लोब रखा हुआ होता था उनकी मेज पर, टेबल पर। तो उसमें हम देखते थे, या फिर हम किताबों में भी देखते हैं ग्लोब को, हम किताब में भी देखते हैं इन ग्लोब को। तो ये ग्लोब में बड़ी दिक्कतें होती हैं। ग्लोब भी हमें दो तरीके के दिखाई देते हैं। कैसे कैसे ग्लोब दिखाई देते हैं? ग्लोब कुछ इस तरीके का बना हुआ होता है, इस तरीके से, और यहां पर कुछ लाइनें जो होती हैं वो ऊर्ध्वाधर होती हैं और कुछ लाइनें क्षैतिज होती हैं। क्षैतिज मतलब जो कि इस तरीके से खिंची हुई लाइनें होती हैं। ठीक, ये इस तरीके से लाइनें खिंची हुई होती हैं। और यहाँ पर ये जो लाइनें होती हैं वो कुछ इस तरीके से खिंची हुई होती है। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये जो लाइनें हैं ये क्या है सिस्टम? कुछ तो खड़ी लाइनें हैं, कुछ पड़ी लाइनें हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लाइनें हैं इनको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर, यानी देशांतर रेखाएं। तो इनको बोलते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। और ये वाली जो रेखा होती है इनको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा। आप लिख सकते हैं इसको ऊर्ध्वाधर, इसको क्षैतिज रेखा। ठीक है। इसको ऊर्ध्वाधर, इसको क्षैतिज लाइन बोलते हैं। अब ये अक्षांश है, ये देशांतर है। अब इनके बारे में थोड़ा सा हमें समझना है, क्योंकि हमने जो पृथ्वी को बांट दिया है वो दो पार्ट में बांट दिया है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक पूर्वी गोलार्ध। ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए इतने को, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। ठीक है।
उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध के बारे में हम पढ़ेंगे। बिल्कुल। देखिए उत्तरी गोलार्ध जो है, ये जो पॉइंट है इधर से इधर तक, ये उत्तरी गोलार्ध है। और इधर से इधर इस तरीके से हम देखते हैं, ये कैसा है, पूर्वी गोलार्ध है। ये कैसा है, पूर्वी गोलार्ध है। यानी इधर का जो एरिया होगा ये वाला, हमारा जो भारत है वो उत्तर पूर्व में स्थित है, इधर की तरफ स्थित है। तो ये पूर्वी गोलार्ध इधर की तरफ हो गया और ये उत्तरी गोलार्ध हो गया ऊपर की तरफ। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो जानते ही हैं। इसमें बहुत ज्यादा डीपली आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। जो वन लाइनर टाइप की क्लासेस करवा रहा हूं मैं, डेफिनेटली आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इस क्लास से। देखना आप कितना मजा आएगा। आप यकीन मानिए, जो आपको इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है ना, कि भाई ये डिटेल में आप डीपली घुसते चले जाते हैं भाई, इतना कभी एग्जाम में इतना डीपली आता नहीं है। कभी भी पुलिस का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, उनमें नहीं आता है। अगर आप पीसीएस की, लोअर पीसीएस की, इन एग्जाम्स की तैयारी करें, लोअर पीसीएस में भी इतना टफ नहीं आता है। ठीक है, हाँ हो सकता है आपने कई टीचरों के मुंह से सुना होगा कि जीके की कोई भी थाह नहीं होती है, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। कहीं से कुछ भी कैसे पूछ लेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब करंट अफेयर के 10,000 क्वेश्चंस बनते हैं। अब कितने क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं सोचिए, तो कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी ये लिमिटेड है, पूछेगा यहीं से पूछेगा। कोई एक दो क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो बहुत ज्यादा डिटेल में हो, और वो अच्छे अच्छे टीचर भी नहीं बता पाते, हम तो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध की। उत्तरी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध में जो पढ़ना है हमें, पॉइंट्स को पढ़ना है। एक साउथ पॉइंट है, एक नॉर्थ पॉइंट है। कौन कौन से, साउथ पॉइंट है, एक नॉर्थ पॉइंट है। ये पॉइंट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और आपको रटे हुए होने चाहिए। यानी कि एक तो उत्तरी पॉइंट है, ठीक है, एक दक्षिणी पॉइंट है। तो जो दक्षिणी पॉइंट है वो 8 डिग्री 4 मिनट पे है। और कौन सी जगह पड़ता है ये पूछ लेता है, इसको बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, सॉरी साउथ, साउथ। और ये पड़ता कहाँ है, तो तमिलनाडु। तमिल तमिल में पड़ता है। तमिल शॉर्ट में लिख दें तमिलनाडु, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। और तमिलनाडु जो है, चलो पूरा लिख ले, तमिलनाडु जो है इसमें भी एक जगह है जिसको बोलते हैं कैप कोमोरिन। कैप कोमोरिन, कैप कोमोरिन में जो है ये पड़ता है, कैप कोमोरिन। ठीक है, ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट तो साउथ में हो गया। तो साउथ बिंदु आपसे पूछे कहां पे है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी जगह है, कैप कोमोरिन, या इसी को कैप कैमोरिन भी कह देते हैं। कैप कैमोरिन, कैमोरिन कैमोरिन कह दो या कोमोरिन कह दो, बात एक ही है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद दोस्तों इसमें नॉर्थ जो है, नॉर्थ पोल या नॉर्थ जो पॉइंट है, वो 37.6 डिग्री नॉर्थ में है। यानी 37 डिग्री 6 मिनट, इसको हम ये कहते हैं। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ है, नॉर्थ में है। और कौन सी जगह पड़ता है ये, तो आपको ध्यान रखना जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। जम्मू एंड कश्मीर में, अभी लद्दाख के एरिया में भी पड़ता है ये, इसको जो है। ठीक है, या फिर डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी जगह है, तो इंदिरा कॉल एक जगह पड़ती है। कौन सी, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट नहीं, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट जो है वो भी बिंदु है, लेकिन वो यहाँ का नहीं है, अंडमान निकोबार का बिंदु है। उसकी चर्चा आगे चल के करेंगे। ठीक है जी, ध्यान रखना है आपको। और इसको मैप के माध्यम से समझाऊंगा, आपको टेंशन नहीं होगी कुछ भी, बड़े आसानी से समझ में आएगा। पहले फिलहाल केवल जितना मैं लिखवा रहा हूँ इतना आप लिखने की कोशिश करो। उत्तरी गोलार्ध के बाद आता है पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध। अब पूर्वी जो गोलार्ध है मेरे साथियों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, एक वेस्ट पॉइंट है, एक ईस्ट पॉइंट है। एक तो वेस्ट पॉइंट है और एक है ईस्ट पॉइंट। और आपसे पूछा जाता है कि भाई बताइए जो वेस्ट पॉइंट है वो कितने डिग्री पर है या कहां पर है, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में है, गुजरात के जो है गौर माता। गौर माता एक जगह पड़ती है, गौर माता में है गुजरात में। ठीक है, तो 68 डिग्री 7 मिनट कहां पर है, तो जीजे यानी गुजरात में है। गुजरात में एक जगह पड़ती है गौर माता, गौर
माता, गौर माता में ये पड़ता है। उसके बाद ईस्ट जो पॉइंट है यानी कि सबसे पूर्वी बिंदु जो अब ये इंग्लिश में लिख दिया है, ऐसा तो नहीं है कि आप समझ नहीं पाएंगे वेस्ट क्या है ना, ईस्ट क्या है, ठीक है। तो ये पड़ता है 97 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, 97 डिग्री 28 मिनट। और ये कौन सी जगह है बच्चे, ये कौन सी जगह है, तो एक अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा देखा जो ऊपर वाला इस तरीके से निकला हुआ होता है, उस हिस्से में बिल्कुल जो लाइन खिंची हुई है साइड में, वहां पे एक जगह पड़ती है किविथु। कौन सी जगह पड़ती है, किविथु, वहां पर ये है किविथु में, किविथु, ठीक है। अब मैं इसको मैप के माध्यम से समझाऊंगा, फटाफट से नोट कर लो पूरे को। आपसे पूछा जाता है कि भारत की जो स्थिति है वो मैप पे कहाँ है, तो मैप पे जो स्थिति है भारत की कुछ इस तरीके से, उस पे जो ग्लोब है उस पे स्थिति इस तरीके से है कि जैसे हमने ये गोलार्ध का मतलब क्या होता है, इस पृथ्वी है, इसको हमने इस तरीके से काट दिया, तो ये ऊपर का जो था उत्तरी गोलार्ध हो गया नीचे का दक्षिणी गोलार्ध हो गया, लेकिन इसको बीच में से ऐसे काट दिया तो इधर क्या हो गया पूर्वी, ठीक है, इधर क्या हो गया पश्चिमी। तो अब इसमें देखो हमारा जो भारत है वो लगभग यहां पर स्थित है, यहां पर, तो इस जगह को आप क्या बोलोगे बताओ जल्दी से, तो आप कहेंगे सर ऊपर की तरफ उत्तरी और इधर की तरफ पूर्वी, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसकी डिस्टेंस ये भी पूछा था कि कितने डिग्री पर है, तो 23.5 डिग्री है, ये चल के आगे जानेंगे, अभी एकदम से ही हमें बहुत बड़ा मतलब ये नहीं बनना है कि बहुत जानकार हैं हम, धीरे 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 आगे बढ़ते रहेंगे। तो जैसे ये पृथ्वी है मान के चलिए भाई, ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी में ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, यानी ये वाला जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा सोचिए, तो ये पॉइंट होगा जो कि जम्मू कश्मीर में है, इंदिरा कॉइल, ये वाला पॉइंट। इनके नंबर लिख देता हूं, नंबर से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो इसको हम नंबर देते हैं 1 नंबर जो कि कैप कोमोरिन में बिंदु है, इसको हम 2 नंबर देते हैं, इसको हम 3 नंबर देते हैं, इसको नंबर देते हैं हम 4, तो आपको क्लियर हो जाएगा, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखिए जैसे जो 1 नंबर बिंदु है, 1 नंबर बिंदु कौन सा है, कैप कोमोरिन जो कि तमिलनाडु में है, तो 1 नंबर का बिंदु ये वाला है। जैसे बात करें 2 नंबर इंदिरा कोल, इंदिरा कोल 2 नंबर यहाँ पर है। उसके बाद 3 नंबर जो है गौर माता, गौर माता का है गुजरात में, इधर की तरफ है। नंबर 4 जो किविथु है वो इधर है, ठीक है, इधर है। अब पूछा जाता है कि बताइए 3 नंबर से 4 पॉइंट तक की दूरी कितने किलोमीटर की है, यानी गौर माता से लेकर के किविथु तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो कितना डिस्टेंस है बताओ किसी को पता हो तो। 2938 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, 2938 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है इस तरीके से, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं पश्चिम से लेकर के पूरब तक, पश्चिम से लेकर के पूरब तक। और अगर इसी डिस्टेंस को हम इस तरीके से देखें उत्तर से लेकर के दक्षिण की तरफ, तो ये कितना पड़ता है साथियों, आप लोगों को पता है या नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं 3214 किलोमीटर, कितना 3214 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस कितना है 3214 किलोमीटर में है, ये सब पूरा ध्यान रखना, आप लोग गलती मत करना, ये भी किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में है, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस हो गया, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करो फटाक से। अब देखिए भारत का नीचे का हिस्सा बनाते हैं, जो नीचे की तरफ हिस्सा है। अब नीचे की तरफ का जो हिस्सा है वो कुछ इस तरीके से है, गुजरात से नीचे लेकर के यहां से इस तरीके से आया हुआ हिस्सा है, ठीक है। नीचे की तरफ बात करें तो साथियों इधर की तरफ जो जगह पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, सागर, क्योंकि यहाँ समुद्र पड़ता है, इस समुद्र का नाम क्या है, तो इस समुद्र का नाम है अरब सागर। क्या नाम है, अरब सागर, अरब सागर नाम है इसका। इधर अरब सागर है, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, क्या है, बंगाल की खाड़ी है, क्योंकि हमारा देश तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। और बंगाल की खाड़ी के नीचे की तरफ जो है एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं अंडमान, क्या बोलते हैं, अंडमान। लेकिन यहां पर भी तो कुछ देश है, एक देश भी है और एक अपना हिस्सा भी है,
जिसको लक्षद्वीप बोलते हैं। तो यहां पर एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप से नीचे यहां पर एक बिंदु है, इस वाले बिंदु में एक देश पड़ता है जिसको बोलते हैं मालदीव। मालदीव, कुछ मालदीप कह दो या मालदीव कह दो, बात एक ही है, द्वीप कह दो, मालदीव क्या, मालदीव कह देते हैं, वैसे मालदीव है, मालद्वीप, ठीक है। और इधर की तरफ हमारा पड़ता है प्यारे साथियों अंडमान निकोबार। अब अंडमान निकोबार में जो है वो बड़ा बड़ा सा हिस्सा है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, यहां इस तरीके से बना हुआ है। अब यहां ऊपर की तरफ जो है वो जगह है अंडमान। कौन सी जगह है? अंडमान। और ये मैंने जो लाइन इस तरीके से खींची है, ये आपका 10 डिग्री चैनल पड़ता है। कौन सा पड़ता है? 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल कहां पड़ता है आपसे पूछे तो भाई अंडमान के नीचे है, अंडमान की तरफ है, इधर नहीं है 10 डिग्री। और इस 10 डिग्री के बिल्कुल नीचे की तरफ एक द्वीप है छोटा सा, जिसका नाम है कार निकोबार। यहां पर द्वीप पड़ता है, इसका नाम है कार निकोबार। क्या नाम है? कार निकोबार। इस द्वीप का नाम है कार निकोबार, ठीक है, कार निकोबार है। और इससे नीचे एक पड़ता है लिटिल लिटिल निकोबार है, लिटिल लिटिल निकोबार यहां पड़ता है, लिटिल निकोबार। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? लिटिल निकोबार, हाँ सही है, दिख रहा है, इतने से ही समझ जाओगे यार। और इसके नीचे जो है ये वाला एक इधर भी पड़ता है। तो ये कई द्वीप हैं, छोटे 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 कई द्वीप हैं। इसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार, इसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। और ये जो ग्रेट निकोबार है ये किस लिए फेमस है? ये किस लिए फेमस है? तो आप इसी में ध्यान रखेंगे, जो इंदिरा पॉइंट है वो यहीं पर है, जो इंदिरा पॉइंट है वो यहीं पर है, ध्यान रखना। यहीं पर क्या है? इंदिरा पॉइंट है। ये ही आपका क्या है? ग्रेट निकोबार। और यहीं पर क्या है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। चलो इसको नोट करो फटाक से, जल्दी से, फटाफट। तो आपको ये पूरा स्थिति क्लियर हो गई आप लोगों को, अब इसे लिखवाने की जरूरत नहीं, आप चाहें तो लिख सकते हैं हेडिंग डाल के, मतलब स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। ऐसे आप लिख सकते हैं कि भारत का मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है वो कैप कोमोरिन है। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, तो भारत का जो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है बताओ? तो दक्षिणी बिंदु जो है वो कौन सा है? ये वाला। और एक नंबर कौन सा दिख रहा है आपको यहाँ पे? देखो कैप कोमोरिन, आपको ध्यान रखना है कौन सा है, कैप कैमोरिन कह दो या फिर, ठीक है, साउथ पॉइंट है। और साउथ पॉइंट कौन सा है? तो साउथ पॉइंट जो है प्यारे साथियों, मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है, कैप कोमोरिन है, कैप कोमोरिन है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। और मुख्य भूमि का ना पूछ करके आपसे साउथ पॉइंट पूछे, 2 पॉइंट है ना साउथ में, देखो एक पॉइंट तो हमारा ये आ गया, यहाँ पर है ये वाला, और एक पॉइंट पड़ता है यहाँ पे जो कि ग्रेट निकोबार में है यहाँ पे। तो मुझे बताओ मुख्य भूमि का कौन सा होगा? तो मुख्य भूमि का तो ये वाला होगा। तो प्रश्न जब आए कि मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, तो आपका आंसर होगा कैप कोमोरिन। और आपसे पूछे दक्षिणी बिंदु भारत का, तब आंसर क्या होगा? इंदिरा पॉइंट। क्या आंसर होगा? इंदिरा पॉइंट। आप दोनों चीजों को नोट कर लीजिए ध्यान से, ठीक, यहां लिख देते हैं मुख्य भूमि का, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कैप कोमोरिन, कैप कैमोरिन। और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अब एक बात बताइए, भारत का जो भू क्षेत्रफल है वो विश्व का कितने प्रतिशत है? भू क्षेत्रफल
भारत और हम कह सकते हैं आपसे कि भारत का जो भू क्षेत्रफल है विश्व का कितना है? तो भारत का भू क्षेत्रफल भू क्षेत्रफल विश्व का कितने प्रतिशत है? सब जानते हैं इसको, तो बहुत पुराना और बहुत ही जो है फेमस क्वेश्चन है। कितना है? 2.4। कितना है? 2.4% है। और भारत का भारत की जो जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? तो यहां बात करते हैं जनसंख्या की। किसी को पता है जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या बताओ कितने प्रतिशत है पूरे विश्व की? कितने प्रतिशत है? तो 17.5 है विश्व की। ठीक है, विश्व की जो 17.5% जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है। कितनी? 17.5%। ठीक है जी, चलो बहुत सुंदर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। अब एक प्रश्न आता है कि जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा आपने देखी है जो कि पृथ्वी को दो पार्ट में डिवाइड करती है इस तरीके से, भूमध्य रेखा। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ये पृथ्वी है, यहां से एक भूमध्य रेखा जा रही है, इक्वेटर लाइन, पृथ्वी से ऊपर की तरफ, बीचों बीच ये एक काल्पनिक रेखा है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ खिंची हुई रेखा है। हमारा जो भारत देश है वो यहाँ पर है। तो इस भूमध्य रेखा से जो ये डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, ये कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है? किसी को पता है? ये प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भारत और भूमध्य रेखा के मध्य में दूरी कितनी है? भारत और भूमध्य रेखा के बीच दूरी कितनी है? तो कितनी है? 800। कितनी है? 800। 876 किलोमीटर। कितनी है? 876 किलोमीटर। किलोमीटर 867 876 876 किलोमीटर डिस्टेंस है। किसकी है? ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, हमारे भारत देश से इतनी दूरी पर है ये भूमध्य रेखा। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है कुल, वो कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो कौन आंसर बताएंगे? 32,87,268 वर्ग किलोमीटर। 32,87,268 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है जो कि आपको ध्यान रखना है। नोट कर लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। हम मैप बनाते हैं भारत का भाई, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए ना तो साथ के साथ उस बात को थोड़ा मेरे केवल समझाने की फीलिंग को ध्यान में रखना। ये मत सोचना कि सर आपने जो है मैप ऐसा बना दिया और वैसा बना दिया, क्योंकि मेरी आर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है। वैसे मैं जो है अगली बार से अगर मैप वैप की कभी जरूरत पड़ेगी तो डाउनलोड कर लूँगा ऑनलाइन, क्योंकि यहाँ बेइज्जती हो जाएगी। कैसा बना भैया? चलो ऐसे ही काम चला लो, है ना? ठीक बना है वैसे तो। अब बात करते हैं पड़ोसी जो देश हैं उनके बारे में। तो इधर एक देश पड़ता है पाकिस्तान, इधर देश पड़ता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के पीछे ही है अफगानिस्तान। पाकिस्तान के पीछे क्या है? अफगानिस्तान। और इधर देश पड़ता है नेपाल। कौन सा देश है भाई? नेपाल। और इधर इधर देश पड़ता है भूटान। क्या? भूटान। अगर किसी की इंग्लिश बड़ी कमजोर हो, नेपाल भूटान भी ना लिखना आता हो, तो बता देना मुझे। ठीक है, बता देना।
और इधर की तरफ ये जो पूरा देश है इधर ये पड़ता है चाइना, और इधर ये पड़ता है म्यांमार, म्यांमार, और इधर जो देश है वो पड़ता है बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है, ये हमारे देश हैं सारे के सारे पड़ोसी, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान। और इधर की तरफ जो है कुछ एरिया, अभी मैं क्योंकि आपको यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ कि इनकी जो डिस्टेंस है वो किस तरीके से, अभी वो चीजें नहीं बता रहा, बहुत चीजें डिटेल में जानेंगे, आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। ठीक है, इतना मैंने कहा है ना आपको कि आप कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई कुछ बढ़िया सीख रहे हैं सर, है ना। आपको कंफर्म हो जाएगा कि गुरुजी बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, जोरदार, ऐसा नहीं है कि कुछ भी अंट संट लपेट रहे हैं। ठीक है, तो यहां आप समझने की कोशिश करो। अब ये पड़ोसी देश नहीं पढ़ रहे हैं, अभी ध्यान रखना, पड़ोसी देश में तो फिर यहाँ अफगानिस्तान भी आ जाएगा, अफगानिस्तान भी। अब यहां से एक हिस्सा पड़ता है जिसको बोलते हैं पीओके, पीओके क्या बोलते हैं इसको भाई, पीओके बोलते हैं इस स्थान को। ठीक, क्या बोलते हैं, पीओके। पीओके में ही एक जगह यहां से जो है थोड़ी सी जगह है, ये है अपना सियाचिन ग्लेशियर। क्या है, सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर, ग्लेशियर बिल्कुल जो है पीओके से लगा हुआ है, और कुछ हिस्सा जो है इसका पाकिस्तान में भी है ग्लेशियर का। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर का। इस सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, आपसे बार बार पूछा गया है कि नुब्रा नदी कौन से ग्लेशियर से निकलती है। ध्यान रखेंगे, नुब्रा नदी जो है वो कौन से ग्लेशियर से निकलती है, तो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी, नुब्रा नदी, नुब्रा नदी निकलती है, केवल इतना रख लो समझ जाओगे, निकलती है, सियाचिन है, सुधर जाओ सुधर जाओ, क्या हो गया इसमें सियाचिन में, लो सियाचिन। ठीक है बच्चे, सियाचिन ग्लेशियर आप ओके है। अब यहाँ पर जो है एक कभी कभी एक विवाद आ जाता है, मैं वर्बली बता देता हूँ, बहुत ऐसा नहीं है कि केवल ये पूछा जाता है कि जो ऑपरेशन मेघदूत है वो किससे संबंधित है। तो 1984 में एक विवाद हुआ था सियाचिन ग्लेशियर पे, 1984 में ऑपरेशन मेघदूत। और ये जो ऑपरेशन मेघदूत हुआ है साथियों, आपको ध्यान रखना है, ये उन सैनिकों को रोका गया था जो पाकिस्तानी सैनिक थे। ये पाकिस्तानी सैनिक जो है भारत पे चढ़ाई कर रहे थे, इसको घेर लिया था जो है सियाचिन ग्लेशियर को, तो भारत सरकार ने एक ऑपरेशन मेघदूत चलाया पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है बार बार, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है तो बताओ, नुब्रा नदी निकलती है, जोरदार, बहुत सुंदर। तो अब आप समझिए और चीजें, देखो पाकिस्तान की जो लाइन है, रेड क्लिफ लाइन, वो ये पूरी की पूरी जो लाइन है ये रेड क्लिफ लाइन है, ध्यान रखना, ये पाकिस्तान की जो है ये रेड क्लिफ लाइन है। कौन सी लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है, इसका नाम ध्यान रखना, रेड क्लिप रेखा भी कह सकते हैं, रेड क्लिप रेखा या रेड क्लिप लाइन, लाइन लिख लो आप, जो अच्छा लगे वो लिख लो। ठीक, और यहां पर पड़ता है पंजाब, और यहां पर पड़ता है कौन सा, राजस्थान। तो सीधी यहां से यहां तक ये रेखा है, पंजाब से लेकर के कहां तक, राजस्थान तक। ठीक, इसमें एक विवादित और है सिस्टम, वो क्या है समझने की कोशिश करो। एक आपने नाम सुना होगा बहुत ज्यादा फेमस, कि रण का कक्ष, नाम सुना है, सरक्रीक विवाद नाम सुना है, सरक्रीक विवाद, वो यहीं से संबंधित है सरक्रीक विवाद। ठीक है, कहां से संबंधित है, देखिए यहां पर ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा किसका है, ये वाला गुजरात का हिस्सा है, जो ऊपर से यहां से या इस तरीके से आ रहा है घूमकर, यहां से ये। अब यहां से एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं कक्ष का रण, ये जो है पूरा ये कक्ष का रण है, लिखो ये है कक्ष का रण, कक्ष का रण, जो कि गुजरात में पड़ता है, उधर सिंध की तरफ पड़ता है। यहां पर क्या है दोस्तों, ये विवाद है एक, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो एरिया है यहाँ पे, ये मान के चलें कि मिनरल्स निकलते हैं कुछ, इन मिनरल्स को लेकर के ये विवाद रहता है। ठीक है, चलो एक बार
देखना क्लास ठीक चल रही है? ठीक ठीक, चलो। तो यहां पर तो इसको कहा जाता है कोरी क्रीक विवाद। क्या कहा जाता है? कोरी कोरी क्रीक विवाद। और यहां पर ये जो विवाद है इसका, ये है सर क्रीक विवाद। सर क्रीक विवाद। और इंडिया के जो पास हिस्सा है इसका, वो कितना प्रतिशत है भारत के पास? इसका 90% है इंडिया के पास। और पाकिस्तान के पास कितना है? 10%। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये विवाद इतना ज्यादा फेमस नहीं है, केवल क्वेश्चन बनेगा कि सरक्रीक विवाद या कोरी क्रीक जो विवाद है वो कौन से देश के साथ है भारत का? तो पाकिस्तान के साथ है। अब बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। ठीक है बच्चे? तो स्थलीय सीमा, तो एक शॉर्ट ट्रिक से भी याद रख सकते हैं आप। बचपन में एमबीए या बचपन में भूत आया, कई ट्रिक हैं इसके। तो सबसे पहले बांग्लादेश, बचपन में देखो बांग्लादेश, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। देखो यहां सबसे कम सीमा लगती है इसकी, अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर की सीमा इसकी लगती है। बांग्लादेश की जो सीमा है वो 4096 किलोमीटर है। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको बस ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, यहां आप ध्यान रखेंगे जो चीन की सीमा है, चीन की, वो 3488 किलोमीटर है। कितनी है? 3488 किलोमीटर। ध्यान रखने की इसकी आवश्यकता नहीं है, कभी नहीं पूछा गया प्रश्न, पूछा गया बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछा गया है। पाकिस्तान की जो सीमा है वो कितनी है? 3200, सॉरी कितनी है, आई थिंक, एक मिनट, 3300, 3323 किलोमीटर है यार। 3323 किलोमीटर है। 3323 किलोमीटर इसकी है। नेपाल की पूछी जाए तो नेपाल की कितनी है साथियों? नेपाल की 1751 किलोमीटर है। कितनी है? 1751 किलोमीटर है। उसके बाद म्यांमार की सीमा कितनी है? म्यांमार की सीमा केवल 1643 किलोमीटर है। कितनी है? 1643 किलोमीटर। और भूटान की जो सीमा है वो 699 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान में रखनी है सारी की सारी सीमा। फटाफट नोट कर लीजिए सारे स्टूडेंट, ठीक है, जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। लिखो इधर, भारत की सीमा, भारत की सीमा, भारत की जो सीमा है साथियों, एक तो जल सीमा है, एक है स्थलीय सीमा। दो पार्ट में डिवाइड करा है, एक तो है जल सीमा, एक कौन सी है? स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा, जल सीमा और स्थलीय सीमा। ये जो जल सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय जो सीमा है, आपसे पूछा जाएगा कितने किलोमीटर है, तो 15,200 किलोमीटर है। और जल सीमा जो है वो 6100 किलोमीटर है। कितनी है?
6100 किलोमीटर है, लेकिन ये मुख्य भूमि की है। 6100 किलोमीटर लेकिन मुख्य भूमि की है, मुख्य भूमि की है। अगर द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाए तो 7516.6 किलोमीटर टोटल, 7516.6 किलोमीटर। कब? द्वीपों को जोड़कर, द्वीपों को जोड़कर, ठीक है, इतनी है। और इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि आपसे पूछा जाएगा भाई पाकिस्तान से सटे हुए राज्य कितने हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान हेडिंग डालिए आप, पाकिस्तान हेडिंग डालिए, पाकिस्तान, जो कि ये वाला एरिया है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया है। तो आप लिखो पाकिस्तान से सटे राज्य, पाकिस्तान से सटे राज्य। कौन कौन से राज्य पाकिस्तान से सटे हुए हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मित्रों, बताइएगा कितने राज्य हैं? 4 या 5? 4 राज्य हैं केवल। कितने हैं? 4 राज्य हैं। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर को हम इंक्लूड करते हैं, क्यों करते हैं आपको मैप में दिखाएंगे तो पता लग जाएगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि लद्दाख है जी, लद्दाख नहीं है अब, ठीक है, लद्दाख पीओके से लगा हुआ है, पाकिस्तान से डायरेक्ट टच में नहीं है। आपको पता लग जाएगा जब हम पढ़ाएंगे डिटेल में, आप चिंता मत करो, ओके। बाकी इसके बाद हम कल मैप के साथ और आगे चर्चा करेंगे। जैसे विवाद है सरक्रीक विवाद, ये विवाद जो है ध्यान रखेंगे, आप लिख लो इस विवाद को। वैसे तो मैंने समझा दिया सरक्रीक विवाद, पाकिस्तान के साथ जो विवाद है, इस विवाद को आप, मैं बोल देता हूं, आप नोट कर लो। ये जो विवाद है आप लिखो, लिख लो सरक्रीक विवाद। यह विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य है, यह विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य है, यह विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य है। यह गुजरात के, ये गुजरात के तटीय क्षेत्र से लगता है, ये गुजरात के तटीय क्षेत्र से लगता है, ठीक है, ये गुजरात के तटीय क्षेत्र से लगता है। इसकी लंबाई कितनी है? सरक्रीक जो विवाद है, सरक्रीक विवाद, इसकी जो लंबाई है वो 96 किलोमीटर है। कितनी है? ये 96 किलोमीटर का हिस्सा है, ध्यान रखेंगे। इसकी लंबाई 96 किलोमीटर है। यहां यहां मछली और यहां मछली और पेट्रोलियम के, यहां मछली और पेट्रोलियम के असीम भंडार हैं, ठीक है, मछली और पेट्रोलियम के असीम भंडार है। यहां पर मछली प्लस पेट्रोलियम के असीम भंडार। और यहां से नमक भी निकाला जाता है, ध्यान रखेंगे, यहीं से नमक भी, नमक का उत्पादन भी यहीं से होता है, ठीक है। चलो, अब ये एक चीज और ध्यान रखनी है सरक्रीक विवाद में, ये बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि जो सरक्रीक का जो सिस्टम है, वो सरक्रीक जो लाइन है, जो भारत की तरफ है उसको कौन सी लाइन कहते हैं, जो पाकिस्तान की तरफ है उसको कौन सी लाइन कहते हैं। तो जैसे ये कक्ष कक्ष है, ये कक्ष है जो कि गुजरात में पड़ता है, ये कक्ष है जो कि गुजरात में पड़ता है, ठीक है, समझ रहे हो। और इधर की तरफ ये पाकिस्तान है, जो कि पाकिस्तान में जगह पड़ती है सिंध, ठीक है, सिंध। अब यहां से जैसे ये एरिया है, मान के चलें पूरा कक्ष का, ठीक है, तो एक लाइन तो यहां पर खिंची हुई है और एक लाइन खिंची हुई है यहां पे, ठीक है। तो ये तो सिंध में पड़ जाती है। भारत के लोग कभी ये नहीं कहते कि ये लाइन हमारी है ना,
वो ये कहते हैं कि हमारा तो केवल हिस्सा यहाँ तक है। तो भारत के जो लोग कहते हैं वो यहाँ तक हिस्सा बताते हैं और इसको बताते हैं कि ये है रेड लाइन। ये क्या है? रेड लाइन। इसको कौन मानता है? भारतीय लोग, भारतीय सेना, भारत के लोग, इंडिया। ठीक है, इसको कौन मानता है? इंडिया। लेकिन पाकिस्तानी क्या कहते हैं कि ये जो हमारा एरिया है सर क्रीक का वो यहां तक है, और इसी को इन्होंने नाम दे दिया ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन। इस वजह से साथियों ये पाकिस्तान मानता है ग्रीन लाइन हमारी यहां तक है। भाई यही विवाद है, यही विवाद है। असीम भंडार है, पेट्रोलियम है, नमक निकलता है बहुत ज्यादा, नमक का उत्पादन यहाँ से सबसे ज्यादा होता है, तो यहीं से नमक निकलता है भारत के लिए। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा विवाद क्या बताया था मैंने? सियाचिन ग्लेशियर का विवाद है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर का विवाद क्या है? सबसे पहले भारत का जो अविवाहित उत्तरी बिंदु है, भारत का विवादित नहीं है। भारत का तो बिल्कुल विवादित नहीं है क्योंकि पीओके से अलग है, तो भारत का अविवादित बिंदु हो गया। दूसरी बात, यह लद्दाख में जो है, लद्दाख में पड़ता है। लद्दाख, लद्दाख क्या है? हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो वहां के उत्तरी भाग में स्थित है ये। ठीक है, उसके बाद साल्टोरो श्रेणी सियाचिन ग्लेशियर पर स्थित है। साल्टोरो श्रेणी सियाचिन ग्लेशियर पर स्थित है, तो आप ध्यान रख सकते हैं सियाचिन ग्लेशियर के बारे में भी। साल्टोरो रेंज, साल्टोरो श्रेणी कहां पर स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। इसका पश्चिमी भाग जो है वो पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान की तरफ स्थित है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था आपको मेघदूत ऑपरेशन 1984 में चलाया गया था, पाकिस्तानी जो सैनिक थे उनको रोकने के लिए। ये क्या करते थे? ये पाकिस्तानी सैनिक जो है वहाँ के अपने पर्वतारोहियों को भेज दिया करते थे। चीन के पर्वतारोही आए, भारत के जो है पाकिस्तान के पर्वतारोही आए, या और देशों के पर्वतारोही आए और भेज दिया सियाचिन ग्लेशियर पर घूमो। और धीरे धीरे अपनी फोर्स को भी आगे लेकर के आ रहे हैं, उस पर कब्जा करने की सोच रहे हैं। भारत के लोगों को पता लगा, भारत की सरकार को पता लगा, भारत के सैनिकों को पता लगा, तो ये मेघदूत ऑपरेशन चला दिया गया 1984 में, और सबको वापस भगा दिया गया। ठीक है, ये बड़े चर्चे हैं इसके, आपने ऑपरेशन मेघदूत पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, बड़े जोरदार सिस्टम है ये तो। ठीक है, हेलो, चलिए, हेलो, एक मिनट होल्ड करो। चलो, तो दोस्तों यहाँ पर फिर जो है आपको पता लग गया 1984 में एक ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया, और भारत और अफगानिस्तान के बीच, है ना, एक रेखा खींची हुई है भारत और अफगानिस्तान के बीच। आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? मैप कहाँ गया? भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा लिखवाइए, ये वाली कौन सी रेखा है? क्योंकि इसको मैं रेड कलर से पेंट करता हूं। कौन सी रेखा है ये? रेड क्लिफ रेखा है। लेकिन यहाँ पर एक जगह पड़ती है ये वाली, यहाँ से, जो कि हमारे इधर, यहाँ से ये इस तरीके से आता है, ये अफगानिस्तान इधर। इसकी जो रेखा का नाम है ये है डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा जो है, डूरंड रेखा, एक तो ये भारत को और पाकिस्तान को अलग करती, भारत को और अफगानिस्तान को अलग करती है। दूसरा ये अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को अलग करती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बता ही दिया है, ग्लेशियर जो हमारा ये सियाचिन ग्लेशियर है, इसी से नुब्रा नदी निकलती है। ठीक है, चलो, क्लियर? ओके, आपको सब कुछ क्लियर है मेरे साथियों? सर डूरंड लाइन की लंबाई कितनी है? 1000, नहीं सॉरी, डूरंड लाइन नहीं, डूरंड लाइन जो टच करती है हमारे देश से, हमारे देश से इतना तो मुझे पता है, हमारे देश से जो टच करती है यहाँ पे सियाचिन के और नीचे है, इधर इधर की तरफ यहाँ, तो ये 106 किलोमीटर दूरी तय करती है, मतलब टच करती है 106 किलोमीटर। ठीक है, बाकी पूरी लंबाई मुझे नहीं मालूम है कितनी है। ठीक, चलो, तो यहाँ पाकिस्तान कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम कल बात करेंगे यहाँ पे आगे, जो कि चीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ऐसी क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और आगे भी हम ऐसे ही क्लासेस आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।